हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी राजस्थान सेट 2013 स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 20/2/2013 को। इसके हम क्वेश्चन पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पेपर 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट सेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट के की वीडियो बना रखी है। तो आप क्या है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं राजस्थान सेट का क्वेश्चन पेपर। तो इसका हम पेपर 3 डिस्कस करेंगे। ये 2012 में नोटिफिकेशन आई थी और एग्ज़ाम हुआ था 20/2/2013 को। ठीक है, इसकी ए सीरीज़ हम देखेंगे। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नव मार्क्सवाद का प्रेरणा स्रोत कौन नहीं है। तो जो नव मार्क्सवाद का जो प्रेरणा स्रोत है वो तरुण मार्क्स यानी कि यंग मार्क्स रहा है, हेगल भी रहा है और रूसो भी कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन जो स्टालिन है ये मार्क्स नव मार्क्स का प्रेरणा स्रोत नहीं था। ठीक है, तो ए का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बेस ऑफ सिटीजनशिप हैज़ पर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के अनुसार नागरिकता का जो आधार है वो क्या था। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि जो नागरिकता का आधार है वो है अवकाश। ठीक है, कि कौन किस उस तक क्या नाम आप कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक कार्य में कितनी किसने भागीदारी सुनिश्चित की है, उसका अवकाश कितना रहा है, उस आधार पर क्या है आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया था। तो रॉबर्ट ओवन, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैकियावेली डिड नॉट डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल डिस्पोजिटिज्म लाइक हॉब्स हु सेड इट। तो मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया, ये किसने कहा। तो ये जो कहा था वो ये कहा था सेवाइन ने। 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती है, एक सरकार और दूसरी जनता की। निम्नलिखित में से कौन इस विचार को प्रकट करता है। तो ये बात करते हैं जॉन लॉक। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है, उदारवाद के पिता जॉन लॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेएस मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया। तो CL वेपर, ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया था। तो द्वंद्ववाद का विचार नहीं, ये फ्रांसीसी क्रांति से नहीं, ये हेगल से लिया था इन्होंने। वर्ग संघर्ष का विचार भी इन्होंने नहीं लिया था, और उत्पादन के प्राकृतिक नियमों का विचार। तो इसका जो राइट आंसर है, जो फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा से लिया था, भारी परिवर्तन का विचार। ठीक है, तो 7 का जो राइट आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी ने किस पुस्तक में पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था। तो गांधी जी ने जो हिंद स्वराज लिखी 1909 में। ठीक है, जब वो इंग्लैंड से वापस भारत लौट रहे थे तो जहाज में। ठीक है, तो उस समय उन्होंने बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में ये बुक लिखी थी। ठीक है, हिंद स्वराज। तो इसमें उन्होंने क्या है पश्चिमी सभ्यता को क्या है शैतानी सभ्यता कहा है और उसकी आलोचना की। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है लियो स्ट्राउस। 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु हैज़ डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ ए क्योर साइंस। तो राजनीतिक शास्त्र को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो ये क्या है हेराल्ड लासवेल ने। 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है,
आइडियोलॉजी विच डज नॉट एक्सेप्ट द 3 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी हिज। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकार को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। तो क्लासिक उदारवाद ये इसे स्वीकार करता है। ये जॉन लॉक द्वारा दिए गए 3 अधिकार है, ठीक है। जब वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में क्या है, लोगों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था। तो यहाँ पूछा गया था कि कौन कौन सी विचारधारा इसको एक्सेप्ट करती है और कौन नहीं करती है। तो यहाँ नहीं का पूछा है। तो क्लासिकल उदारवाद जो है वो इसको एक्सेप्ट करती है, उपयोगितावाद भी इसको स्वीकार करती है और नव उदारवाद भी। लेकिन कार्ल मार्क्सवाद जो है इसको डिनाई करता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी किसी प्रकार के अधिकार है, ऐसा सही नहीं है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्याय के सिद्धांत संदर्भ में निम्नांकित में से कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है। तो नेतृत्व के बिना क्रांति चिरस्थायी नहीं हो सकती। क्रांति के लिए व्यावसायिक क्रांतिकारी जरूरी है। केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है। तो ये बात लोगों का समूह जो स्वाभाविक रूप से संघर्ष की ओर खींचा आता है आंदोलन का आधार बनता है। तो लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है। तो लेनिन इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते थे कि केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है। ये बात करते थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स बोलते थे कि जो क्रांति है वो सिर्फ मजदूर वर्ग ही करेगा या उन्हीं के द्वारा ही सक्षम है। तो ये नहीं कहते थे, बाकी सभी लेनिन के द्वारा कहा गया था। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स हिज। तो राजनीति के समूहवादी सिद्धांत का प्रतिपादन है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आर्थर बेंटले, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन। तो निरंतर क्रांति के सिद्धांत से संबंधित विद्वान थे तो माओ से तुंग। वो बोलते थे कि क्रांति क्या है, आजीवन चलती रहेगी, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, ये निरंतर चलती रहेगी, कन्फ्लिक्ट। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल मानता है। तो कार्ल मार्क्स क्या है, क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल मानता है। वो बोलता है कि इतिहास को अगर आपने बदलना है तो क्या है, क्रांति करना आवश्यक है। बिना क्रांति के आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रायश्चित्ता सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ए, इनका सामाजिक और आर्थिक विकास बाह्य शक्ति से नियंत्रित हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार के लिए तो आवश्यक है परंतु संसदात्मक सरकार के लिए नहीं, वो है तो वे है कार्यपालिका की निश्चित अवधि। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए तो वो आवश्यक है, लेकिन संसदीयात्मक शासन सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसे तो 5 साल होती है, लेकिन वो कभी भी सरकार गिर सकती है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो है 4। 19 है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो वे उत्तरदायी होती है व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति। तो 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो जो सही से सुमेलित है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आमंड वो बर्बा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये इनकी बुक है। आई थिंक 1969 के आसपास इन्होंने ये बुक लिखी थी। आरसी मैक्रिडिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे ए वर्ल्ड व्यू। सिडनी बर्बा, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ईस्टर्न तो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। तो ये सभी गलत है, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 20 का।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है। तो सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये तो आवश्यक शर्त है संविधानवाद की। दूसरा है नियतकालीन चुनाव, रेगुलर इलेक्शन भी क्या है, संविधानवाद की आवश्यक शर्त है। फिर है अधिकार और स्वतंत्रता भी उसमें होनी चाहिए, राइट्स एंड लिबर्टी, लेकिन नौकरशाही संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। 22 है, लिस्ट एक्स को लिस्ट वाई के साथ मैच करना है। लिस्ट एक्स में बुक्स दी गई है और लिस्ट वाई में ऑथर्स। तो 22 का जो राइट आंसर है पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डीके, तो ये बुक है सैमुअल हंटिंगटन की, ठीक है, 1 का 4। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, तो ये तो हमने अभी डिस्कस की, तो ये है गैब्रियल आमंड की। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तो सी का 2, मार्केटिस ब्राउन। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो 1, लुशियन पाई। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का। 23 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमोंग द फॉलोइंग, तो जो सुमेलित नहीं है उसको आपने आइडेंटिफाई करना। द रूलिंग क्लास, तो ये मॉस्का की है, बिल्कुल सही। एलिट एंड सोसाइटी, तो बोटामोर। द पावर एलिट, सी राइट मीन्स। द माइंड एंड सोसाइटी, तो द माइंड एंड सोसाइटी एरन रेमंड की नहीं है, ठीक है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है 4। 24 है, निम्नांकित में से पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संस्तर था। तो अमोंग द फॉलोइंग विच द लोएस्ट संस्तर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ प्रीवियस USSR। तो 24 का जो राइट आंसर वो है प्राथमिक दलीय अंग, ए इसका राइट आंसर है। 25 है, निम्नांकित में से विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है, तो वे है न्यायिक सक्रियता, 2 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, जुडिशियल एक्टिविज्म। 26 है, उदार लोकतंत्र में कौन सा कृत्य राजनीतिक दल का नहीं है। तो लॉबिंग क्या है, ये प्रेशर ग्रुप का फंक्शन है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। तो 4 इसका राइट आंसर है 26 का। बाकी हित समूह, निर्वाचक वर्ग को संगठित करना, राजनीतिक भर्ती करना, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। 27 है, राजनीतिक विकास के निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम है। तो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसका जो सही अनुक्रम है वो वे है, सबसे पहले क्या है, समानता, ठीक है, इक्वलिटी, ECD मॉडल इसको आप कहते हैं। तो इक्वलिटी, फिर है C कैपेसिटी, फिर है B डिफ्रेंशिएशंस, तो ECD मॉडल, तो CAB, 3 इसका राइट आंसर है 27 का। अकॉर्डिंग टू मार्क्सियन अप्रोच ए पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट्स, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक दल निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वे करते हैं वर्ग का, क्लास का, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है 28 का। 29 है, पीटर मर्कल ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के आधार पर व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं मानी है, इनमें सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है। तो वे बोलते हैं 29 का जो राइट आंसर है वो है आत्मीयता बोध, ईगो आइडेंटिटी, 2 इसका राइट आंसर है 29 का। 30 है, आमंड और पावेल ने किन 2 तत्वों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया था। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड कल्चर सेक्युलराइजेशन, तो ए इसका राइट आंसर है संरचनात्मक विभिन्नीकरण एवं सांस्कृतिक लौकिकीकरण, तो ए इसका राइट आंसर है 30 का। 31 है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वर्ष, तो सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, आर्टिकल जो 352 है, सॉरी 356।
32 है, पंचायती राज संस्थापन को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वे दिया गया है आर्टिकल 243 के तहत। 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वर्ष? तो ये किया गया था 1940 में। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है। 34 है, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? तो वे दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है 4। 1973 में ये केस हुआ था। 35 है, राज्यपाल की पदावधि होती है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। 3 इसका राइट आंसर है। तो 35 का राइट आंसर है 3। 36 है, मत व्यवहार को सर्वाधिक रूप में प्रभावित करने वाला तत्व है? तो विचारधारा की भूमिका, तो ये भी प्रभावित करती है। और दक्षिणपंथी विचारधारा की भूमिका, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो परंपराओं से, अपनी संस्कृति मूल्य से जुड़े होते हैं, ठीक है, और रेडिकल चेंजिंग की बात नहीं करते हैं, तो उसे हम लेफ्ट विंग कहते हैं, राइट विंग कहते हैं, सॉरी, दक्षिणपंथी। लेफ्ट विंग उन्हें कहते हैं जो रेडिकल परिवर्तन चाहते हैं। जाति की भूमिका, तो ये सभी मत व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये जो क्या है, ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, ठीक है, सभी सही है। तो ये इसका जो राइट आंसर है ये ड्रॉप क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। 37 है, निम्नलिखित 2 वक्तव्य कथन ए और आर कारण को निरीक्षण करके नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत एक एकात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण संघात्मक है। कारण है, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण एकात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ए असत्य है मगर आर सत्य है। तो भारत एकात्मक नहीं, संघात्मक राज्य है जिसके गौण लक्षण एकात्मक है। 38 है, पॉलिटिक्स, पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप के लेखक है? तो BO की। 2 इसका राइट आंसर है 38 का। 39 है, दबाव समूह का सर्वोच्च लक्षण है? तो दबाव समूह का सर्वोच्च लक्षण है ऑटोनोमस एम्पायर। 4 इसका राइट आंसर है 39 का। 40 है, असर्शन और रीजन से इंडिया हैज़ पार्टीज बट नो पार्टी सिस्टम। तो भारत में दल है मगर दलीय प्रणाली नहीं है। तो ये भी फ्रेंड्स ड्रॉप क्वेश्चन है 40, ठीक है, तो इसे भी हम नहीं देखेंगे। 41 है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। तो 3 इसका राइट आंसर है। 42 है, भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति धारणा है? तो नॉट वेल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अन उत्कर्ष कार्यरत संगठन। 3 इसका राइट आंसर है 42 का। 43 है, निर्वाचनों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग, के तहत। ये इसका राइट आंसर है। 44 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, तो वे है संघात्मक एवं एकात्मक दोनों, बोथ फेडरल एंड यूनिटरी। तो ए इसका राइट आंसर है 44 का। 45 है, राष्ट्र निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है? तो राष्ट्र निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है वे होता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय। 45 का राइट आंसर है 3। 46 है, लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास को विभिन्न अवस्थाओं को कालक्रम अनुसार बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, फिर है सिद्धांत दृष्टिकोण, फिर है प्रशासनिक व्यवहार, फिर है पर्यावरण दृष्टिकोण, लास्ट में है सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण। तो 3 इसका राइट आंसर है 46 का।
47 है द फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है 3। 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स है, विशेषताएं है। ग्राहक केंद्रित प्रशासन, उत्तर प्रत्यक्षवाद, विनौकरशाहीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। तो ये सभी ये क्या है नव लोक प्रशासन की विशेषता में शामिल है। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो मुंडो ब्रुक जो सम्मेलन है वे होता है डी वाल्डो की अध्यक्षता में, ठीक है। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है विवेक सम्मत निर्णय, तो वे होते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी देते हैं एच साइमन। सरकार की पुनर्विष्टकार, तो ए ऑसबोर्न एवं गेवलर। तो 3 का 1। और तुलनात्मक लोक प्रशासन, तो FW रिक्स इसके फादर है। तो 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। तो 3 इसका राइट आंसर है। 49 है एल्टन मेयो के आलोचकों द्वारा निम्न में से किन बिंदुओं के आधार पर उसकी आलोचना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसने सिद्धांत की उपेक्षा की, और 4 उसने श्रमिकों के छल योजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है 49 का। 50 है पर्यवेक्षण का सिद्धांत जिस सिद्धांत में निहित है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वे है हायरार्की पद सोपान। 3 इसका राइट आंसर है 50 का। 51 है भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के तरीकों में सम्मिलित है, तो वो सम्मिलित है न्यायिक पुनरावलोकन, और 3 लेख रिट्स, और 4 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित अभियोग। तो 4 इसका राइट आंसर है 51 का। 52 है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध निम्नांकित के कार्य से है, तो इसका जो संबंध है वो है असेसमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर नेशनल प्लान, तो राष्ट्रीय योजना के लिए संसाधनों का मूल्यांकन। ए इसका राइट आंसर है 52 का। 53 है निम्नांकित में जिन्होंने मंत्री सचिव सौदापूर्ण संबंधों के बारे में विचार किया है वे है, तो 53 भी क्या है ड्रॉप क्वेश्चन है, तो इसे भी हम नहीं देखेंगे। 54 है संरक्षण नौकरशाही को इस नाम से भी जाना जाता है, तो स्पॉइल्स सिस्टम लूट प्रणाली। 4 इसका राइट आंसर है 54 का। 55 है जिस देश के कार्मिक प्रशासन सुधारों से फुलटन समिति प्रतिवेदन 1968 का संबंध था वे है, तो वे है यूके से, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर है 55 का। 56 है मैकाले के इस दर्शन को कि सामान्य योग्य प्रशासक होते हैं वे पूर्ण तौर पर असहमति रखने वाली समिति आयोग है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1969। 3 इसका राइट आंसर है 56 का। 57 है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है, तो 1964 को ये बना था, तो इसका प्रमुख जो कार्य था वो है टू इन्वेस्टिगेट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। तो 4 इसका राइट आंसर है 57 का। 58 है ये असर्शन और रीजन से है। आगामी 3 प्रश्नों में प्रत्येक में से 2 वाक्य कथन और अभिकथन, तो असर्शन और रीजन से रहेगी ये। 58 है लोक प्रशासन समाज में स्थापित्व प्रदान करता है, कारण है लोक प्रशासन समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर है 2। तो 2 है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु
आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 2 इसका राइट आंसर है 58 का। 59 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है वो न्यायिक शक्ति जिसके आधार पर सरकार के संविधान किस आदेशों को अवैध घोषित किया जा सकता है। कारण है भारत में विधायी एवं कार्यपालिका की असफलताओं के कारण न्यायिक सक्रियतावाद बढ़ा है। तो ये बिल्कुल सही है। तो 59 का भी राइट आंसर 2 है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 73rd अमेंडमेंट संविधान संशोधन विधेयक से ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। तो बिल्कुल सही। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा को संवैधानिक बनाने का औपचारिक उल्लेख किया है। तो ये तो असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। 60 का राइट आंसर है 3। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 61 है, मार्क्सवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। तो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा की अवश्य भावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी देशों के बीच शक्ति संघर्ष है। तो ए इसका राइट आंसर है 61 का। 62 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन वर्तमान विश्व व्यवस्था को सही रूप में परिभाषित करता है। तो एक ध्रुवीय अल्पतंत्र के साथ बहुध्रुवीय विश्व। तो पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड विद यूनिपोलर ओलिगार्की। तो 2 इसका राइट आंसर है 62 का। 63 है, एक गुटनिरपेक्ष देश को नहीं होना चाहिए। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है ए, द्विपक्षीय सैनिक संधि का हिस्सेदार। ठीक है, तो यही गुटनिरपेक्ष की विशेषता है कि वो किसी भी गुट में शामिल ना हो, किसी सैनिक जो संधि है वो ना करे किसी देश के साथ। तो ए इसका राइट आंसर है 63 का। 64 है, भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है। तो बहुध्रुवीय विश्व का उदय। तो 4 इसका राइट आंसर है 64 का। 65 है, कूटनीति बदल गई है और आज यह अर्थव्यवस्था, व्यापार और पेट्रोलियम से संबंधित है, यह वक्तव्य है। तो 65 का जो राइट आंसर है वह है मनमोहन सिंह। 3 इसका राइट आंसर है। 66 है, लिस्ट एक्स को वाई के साथ मैच करना है। ट्रीटीज ऑन आर्म कंट्रोल, ईयर्स ऑफ साइन ऑन ट्रीटी। तो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1, तो ये हुई थी 66/2 1991 में। एक का 2 ट्रीटी ऑन ओपन स्काई, तो 1992 को। 2 का 3 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2, तो ये होती है 1993 को। ट्रीटी ऑन रिडक्शन ऑफ कन्वेंशन फोर्स इन यूरोप CFE, तो ये होती है 1990 को। तो 3 इसका राइट आंसर है। ए का 2, 2 का, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो 66 का जो राइट आंसर है वो 3। ये हिंदी में भी इसको आप देख सकते हैं। 67 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक है। तो वे है मार्टिन कापलान, देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टम अप्रोच या थ्योरी। ये इसका राइट आंसर है। 68 है, BCIM क्षेत्रीय सहयोग फोरम की 9वीं बैठक आयोजित की गई है। तो वे की गई थी कुमिंग। 2 इसका राइट आंसर है 68 का। 69 है, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार को कदम नहीं उठाना होगा। तो 4 इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट द लिबर्टी हैज टू बी फिक्स विद द कंसोलिडेशंस ऑफ NSG। तो 4 इसका राइट आंसर है, किसी दुर्घटना की स्थिति में दायित्व का निर्धारण NSG के साथ विचार विमर्श से होगा। तो 69 का राइट आंसर है 4। 70 है, 1945 में याल्टा समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में सम्मिलित नहीं थे। तो ट्रूमैन, ए इसका राइट आंसर है, वो सम्मिलित नहीं थे। बाकी रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के द्वारा याल्टा सम्मेलन किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर है 70 का। 71 है, द डेमोक्रेटिक रूट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है। तो वे है ए
अपादोराई। तो इसका राइट आंसर है 71 का। 72 है अरेंज दीज इवेंट्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है 3, CABD। इराक अटैक ऑन कुवैत। फिर है ए डिस इंटीग्रेशन ऑफ USSR जो कि 1990 में 1990 में होता है। फिर है कारगिल वॉर, ठीक है, 99 में होती है। फिर है डी फॉर्मेशन ऑफ G4। तो 3 इसका राइट आंसर है 72 का। 73 है पॉलिटिक्स एमोंग नेशन की पुस्तक है। तो पॉलिटिक्स एमोंग नेशन की पुस्तक है मॉर्गेंथ्यू, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। 74 है इब्सा का सदस्य निम्नलिखित में से है। तो 74 का जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। अरेंज द फॉलोइंग विच कंट्री इज ए मेंबर ऑफ इब्सा। तो साउथ अफ्रीका। 75 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वे भूमंडलीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन अपनी पुस्तक डी ग्लोबलाइजेशन आइडिया फॉर ए न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी में किसके द्वारा किया गया। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है वोल्डेन वेलो। 3 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया राजस्थान सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस जो कि 20/2/2013 को हुआ था। इसके पेपर 3 को हमने देखा। तो मैंने सेट के भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं HP सेट के, वो भी आप देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के, PGT के। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं इसी तरह की पॉलिटिकल साइंस के नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर PGT की वीडियो बनाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।